हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की इस वीडियो में। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण PYQ सीरीज का ये 43वां वीडियो अर्थात ये वीडियो जो है जो आप देख रहे हैं इस शिफ्ट का ये पेपर है। और आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे बुरा प्राकृतिक खतरा क्या है, यानी नेचुरल हैजर्ड इनमें से क्या है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सुनामी, बाढ़ या भूकंप। इसका जो सही उत्तर वह है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब आपको पता होगा कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या कहलाता है। हमारी पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा रहती है उसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, तो 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश रेखा, यानी ये कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच के जो भी क्षेत्र आता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो यानी यहाँ की जलवायु भी गर्म रहती है, बरसात भी ठीक होती है और हमारा भारत भी इसी में है। तो इसमें जो एक समस्या रहती है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं इस एरिया में। तो ये आपको जो है थोड़ा एक ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गेहूं किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह उगता है। आपको पता होगा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं जो है हमारा पंजाब उगाता है, और सबसे ज्यादा यदि गंगा का मैदान है इस क्षेत्र में भी बहुत होती है हमारे गेहूं का उत्पादन होता है। और जो नदियों किनारे भूमि होती है वो कहलाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी का ही दूसरा नाम है हमारा दोमट मिट्टी भी इसे बोला जाता है। इसका सही उत्तर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है जलोढ़ मिट्टी। हालांकि आयोग ने जो बोला था येलो सोइल, वो इसका गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर है जो है जलोढ़ मिट्टी, यानी जो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई गाद और रेत रहती है, और इसमें पानी जल धारण करने की क्षमता भी अधिक रहती है, इसलिए इसमें जो है गेहूं का उत्पादन अच्छी मात्रा में हो जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बायोमास ऊर्जा का सबसे बड़ा संभावित स्रोत क्या है। तो क्या धान चावल, वन के अवशेष शैवाल या गन्ने के रेशेदार अपशिष्ट। इसका सही उत्तर जो है क्या है बैगेज, जो यानी गन्ने के जो रेशेदार अपशिष्ट हैं आपने देखे होंगे उसका उपयोग किया जा सकता है। इससे जो है इथेनॉल भी निकाला जा सकता है, जिसका उपयोग जो है गैस के रूप में और ऊर्जा के रूप में जो है किया जाता है, और इसी को जो है बायोमास ऊर्जा कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। भूतापी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। भूतापी ऊर्जा पता है स्पष्ट है जियोथर्मल, यानी जमीन के अंदर जो है अंदर का यदि जो है गर्मी कह सकते हैं, हीट जो रहती है, जो गर्म पानी कई बार निकलता है जमीन के अंदर से, भाप निकलती है, ज्वालामुखी जो रहते हैं गर्म, उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है इन सबको भूतापी ऊर्जा कहते हैं। तो ये हमें फ्रॉम अंडर द लैंड, हमें जमीन के नीचे से प्राप्त होती है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंजर्वेशन टीम ने एक पाया है, संरक्षक दल ने, कि पहाड़ी में मिट्टी के पत्थर की एक परत मुख्य अपराधी थी। अपराधी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कल्प्रिट है, जिसके कारण किले के विभिन्न हिस्सों में पतन हुआ है। यह पता लगाने के लिए एक सुझाव दिया गया, सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। अब इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें हुआ क्या है कि एक किला है, मान लीजिए ये आपका किला है, इसके नीचे की जो एक परत है मिट्टी की वो बहुत कमजोर परत है, यानी उसका क्या हो गया है, उसका पतन हो गया है, नष्ट हो गया है, या जो भी हुआ हो उसकी वजह से जो है किले का जो है विभिन्न हिस्से जो है खराब हो चुके हैं। तो कौन सा परीक्षण इसके लिए किया जाना चाहिए। इसका जो परीक्षण है उसको कहा जाता है इनक्लाइनोमीटर टेस्टिंग। और इनक्लाइनो का मतलब इससे पता चल जाएगा, इससे ढाल पता चल जाता है कि कितना बेंड झुका हुआ है, क्योंकि यदि प्लेन नहीं रहेगा तो वो ढाल होने की वजह से भी जो है नष्ट होती हैं इमारतें। तो इसको नापा जाता है इसके द्वारा इनक्लाइनोमीटर के द्वारा, और इसके द्वारा जो है आपका यही ढलान नापा जाता है। बांधों में इसका उपयोग किया जाता है इंक्लाइनोमीटर का, दीवारों में आदि संरचनाओं में जो है इसका उपयोग किया जाता है इंक्लाइनमेंट को नापने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, ये हमारे ईवीएस के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाना था। आई होप जो है इस तरह के क्वेश्चन हमारे ना आए तो ही बेहतर है, क्योंकि बहुत अच्छे हमारे प्रश्न मौजूद हैं ईवीएस जैसे सब्जेक्ट में, और उनको छोड़ करके ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक जो भूकंप वैज्ञानी हैं
भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल विकसित किया। आपको पता होगा कि भूकंप की जो तीव्रता है वह उसका नापने का यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ, और उसकी तीव्रता किस स्केल में नापी जाती है उसे बोला जाता है रिएक्टर स्केल भी बोला जाता है, या रेक्टर स्केल बोला जाता है। इसको जो है विकसित किया है वह किया है चार्ल्स रिक्टर ने। तो ये इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है चार्ल्स रिक्टर। आगे हम बढ़ते हैं। 2008 में भारत ने विश्व कॉफी उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन किया है? ये फिर से ही बहुत टफ कैटेगरी का कह सकते हैं, लो कैटेगरी का। 2008 का पूछा है, हमें 8 का क्यों पूछा है? 24-25 का पूछ लेते, या जब पेपर हुआ तब का पूछना चाहिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप ऐसे प्रश्न की टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मेरिट उन प्रश्नों की नहीं बनती है इस तरह प्रश्नों में। ऐसे प्रश्न बहुत सारे आपके आएंगे, 2-3% ऐसे प्रश्न आएंगे, लेकिन इससे टेंशन ही होगी सिर्फ, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप कवर करेंगे तो समझ लीजिए कुछ बचेगा ही नहीं कवर करने। ये तो आप कवर कर ही नहीं सकते हैं कि 2008 में कितना हुआ है कॉफी उत्पादन। फिर तो आप 2008 याद करें, 9 याद करें, 10 पूरा याद ही करते जाएं, है ना। तो वैसे तो मैं इसको बता देता हूँ कि कितना परसेंट है, 3.2 है उत्तर, लेकिन कोई याद करने की जरूरत नहीं है। हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक की मानसिक क्षमता के विकास में किसका प्रमुख योगदान है? जो मानसिक क्षमता है, परिवार, दोस्त, पिता या आनुवंशिकता, तो इन सब में जो है आनुवंशिकता का ज्यादा योगदान है बच्चे की मानसिक क्षमता के विकास में। आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो मार्क है, आपको पता होगा उसको एग्रीकल्चर मार्क बोला जाता है। तो ये एग मार्क जो है आपका हो जाएगा। आपको पता होगा एक हॉल मार्क भी रहता है, ये कहाँ सुना है आपने? आभूषण जो गहने हमारे रहते हैं उनकी शुद्धता नापी जाती है। आईएसआई तो देता ही है मानक, जो मानक तैयार करता है, कौन तैयार करता है? आईएसआई मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, और जो आपका इंस्टीट्यूशन है भारत मानक और ब्यूरो, तो इसका हो गया। और सांची और अमूल आपको पता है ये दूध के मिल्क प्रोडक्शन के हमारे इंडिया के ब्रांड है। अमूल एक विश्व स्तर पर है और सांची हमारे मध्य प्रदेश में है। आगे हम देखते हैं। जर्दी या पीला प्रोटीन अंडे के तरल वजन का लगभग कितने प्रतिशत होता है? अंडे के अंदर जो है एक येलो कलर का योर्क पाया जाता है, योक बोला जाता है इसे। तो ये पूरे अंदर लिक्विड के वजन का कितना होता है? तो यह जो है इसका 1/3 पार्ट होता है, 33% होता है। तो ये आपको जो है याद रख लेना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा समुदाय प्रकृति संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें चारों से जो सही उत्तर है वह है विश्नोई समाज। आपको पता होना चाहिए, प्रश्न आ भी चुका है हमारे इसी सेट में, आयोग में। 1730 में जो है विश्नोई समाज आंदोलन हुआ था। कौन सा? विश्नोई समाज आंदोलन। और यह भी वन संरक्षण से संबंधित, पेड़ों के संरक्षण से संबंधित जो है आंदोलन था। और इसकी जो है प्रमुख जो महिला हैं उनका नाम है अमृता देवी। कई बार आ जाता है प्रश्न कि अमृता देवी का संबंध किसने है, किससे है? तो यह वन संरक्षण आंदोलन से या बिश्नोई समाज आंदोलन से है। 1730 में जो है वहां का फेमस वृक्ष रहता है खेजड़ी। वृक्षों को जो है बचाने के लिए 363 लोगों की जो है वहां पर आज उनकी हत्याएं हो गई थी। तो ये जो है आपको याद रख लेना है, विश्नोई समाज है राजस्थान का। आगे देखते हैं। भारत का जो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, एक लॉन्चर का उपयोग किया गया था। तो ये आपको मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि आर्यभट्ट जब हमारे यहाँ लॉन्च हुआ था तो हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी कि हम इसे स्वयं लॉन्च कर पाए, तो हमने इसे रूस से लॉन्च करवाया था। और रूस का एक लॉन्चर का नाम है कॉसमॉस, कॉसमॉस 3M। इस लॉन्चर का नाम है, लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है कॉसमॉस। और रूस से लॉन्च कराया था 1900 हमने 75 में। इसका सही उत्तर है हमारा सोवियत। उस समय उसका नाम क्या रहता था? सोवियत संघ रूस, ये फुल फॉर्म उसका हुआ करता था। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को माना जाता है, वैसे भी जो क्वांटम प्रौद्योगिकी है वो इसे फ्यूचर की प्रौद्योगिकी माना जाता है कि आगे चलकर इसी में सब कुछ किया जाएगा। तो ये एक प्रकार से फ्यूचर प्रूफ इसे कहा जाता है। इसको आप लोग थोड़ा सा एक दिमाग में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु से आने वाले जल प्रदूषण को कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है बिंदु स्रोत प्रदूषण, बिंदु स्रोत प्रदूषण यानी पॉइंट स्रोत। और दूसरा होता है
गैर बिंदु सोर्स, ये आपको पता होगा। बिंदु का मतलब कोई हमें एक निश्चित जगह पता है, निश्चित स्थान से आने वाला प्रदूषण, जैसे कोई सीवर पाइप है ना, कोई नाला है, इसके बाद मान लीजिए कोई खदान है, खाने हैं, या किसी फैक्ट्री से प्रदूषित जल आ रहे हैं, तो हमें पता है कि ये निश्चित जगह से आ रहा है, इसलिए हम क्या क्या कहते हैं, बिंदु स्रोत प्रदूषण। लेकिन कोई बहता हुआ जल आ रहा है, मान लीजिए सड़क से कोई खराब जल, अब आप नहीं अंदाजा लगा सकते। वही मान लो कृषि अपवाह है, खेतों से कुछ ऐसा निकलता हुआ जल आ रहा है। कोई शहरी अपवाह है, अपवाह का मतलब कि बहुत सारा पानी वर्षा, शहर से इकट्ठा पानी पूरा बहता हुआ आ रहा है, तो वो आप गैर बिंदु स्रोत कहलाएगा। तो यदि एक बिंदु से आता है तो उसे एकल नहीं कहते हैं, सिर्फ उसे बोला जाता है पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। तो ये आपको जो है याद रख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। खाद जो है नियमित अंतराल पर करनी चाहिए, यानी पौधों पर खाद डालनी चाहिए। खाद का मतलब केमिकल खाद ही नहीं होती है, नेचुरल भी खाद खाद में ही आता है। खाद का मतलब होता है पोषण पौधों के लिए, तो पौधों के लिए पोषण करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा पौधे क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, मजबूत तो होंगे नहीं, यदि हम कम करेंगे खाद तो वो मजबूत हो जाएंगे, वीक पड़ जाएंगे। सेम हमारे लिए, हम भी यदि पोषक तत्व कम खाएंगे, खाना कम खाएंगे, तो हम भी वीक पड़ जाएंगे। इसी तरह पौधों का है। आगे हम देखते हैं, एग्रीकल्चर इंक्लूड, कृषि में क्या शामिल है, फसलों का उगना, फूलों का, या पशुपालन। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आगरा में ताज उत्सव किस महीने मनाया जाता है? जैसे आपको पता होगा, अभी हमारा खजुराहो महोत्सव चल रहा है, जिसमें पीएम मोदी भी आए हैं। इस तरह के महोत्सव चलते रहते हैं। आगरा में भी इसी तरह जो है हर साल फरवरी के महीने में ताज उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ भी क्या किया जाएगा, जो हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनकी जो है प्रस्तुतियां की जाएंगी पूरे नेशनल लेवल पर। तो ये जो है आपको याद रख लेना है। आगे हम देखें, क्रिकेट का पहला विश्व कप, ये रिपीट भी हो गया है पुराने सेट में। ये खेला गया था आपका इंग्लैंड में, पहला विश्व कप। और ये जो इसमें जीता कौन था, इसमें जो है वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज जो है जीती थी। इसको हरा करके ऑस्ट्रेलिया को जो है हरा करके जो है वेस्ट इंडीज इसमें जीती है। और ये 1975 में ये खेला गया था, इंग्लैंड में ही खेला गया था। इतना आपको याद रख लेना है, लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया था। हालांकि ये मैदान नहीं पूछेगा, लेकिन कौन जीता ये पूछ सकता है कि पहला विश्व कप कौन जीता था, इंग्लैंड में हुआ था, इतना आपको याद रख लेना है। आगे हम देखते हैं, एक ऑफिशियल टेबल टेनिस मैच के दौरान एक खिलाड़ी के पास दो गेम के बीच कितने मिनट का ब्रेक मिलता है? मान लीजिए आपका ये टेबल टेनिस मैच है, एक दो लोगों के बीच में जो है तीन मैच हुआ करते हैं, तो एक मैच हो गया आपका, जब दूसरा होता है तो 1 ही मिनट का सिर्फ मिलता है, 1 मिनट का गैप मिलता है। तो ये आपको याद रख लेना है। और खेलों से रिलेटेड जो है हमारे एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं। आगे देखते हैं, तेंजिंग नोरगे, ये हमारा एक राष्ट्रीय अवार्ड है तेंजिंग नोरगे। या विदेश का मत मानिए, भारत सरकार द्वारा ही दिया जाता है, ये एक भारतीय पुरस्कार है। और वीरतापूर्ण साहसिक खेलों के लिए प्रदान किया जाता है। आयोग ने 5 लाख बताया था, लेकिन सही उत्तर है 15 लाख रुपए की राशि जो है व्यक्ति को दी जाती है। ये आपको याद रख लेना है। और साहसिक खेलों के लिए किसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और ये खेलों का मतलब क्या है, भूमि जल वायु, कोई ऐसा खेल नहीं कि केवल भूमि जो है, कोई करतब दिखा रहा है, कोई साहसिक खेलों के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है। ये आपको याद रख लेना है, तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता है इसे। अवलोकन विधि द्वारा अर्जित ज्ञान है, तो जो ऑब्जर्वेशन हम करेंगे उससे किस तरह का हमें ज्ञान मिलेगा, अस्थाई मिलेगा कि स्थाई मिलेगा? इसका सही उत्तर है स्थाई। हम जो चीज देख करके सीखेंगे उससे हमें स्थाई नॉलेज मिलती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देती है? तो इसका जो है छात्रों को भावना व्यक्त करना किसमें जो है कर पाते हैं? इसका जो सही उत्तर है वह है रोल प्ले। रोल प्ले करेंगे वो, उसके द्वारा भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। वो किसी का रोल प्ले करेंगे, अपनी भी भावनाएं, जो व्यक्ति के अंदर एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस जो है
जो है शो करने की आदत अच्छी होगी, मतलब स्किल, तो वो और अच्छे से रोल प्ले कर पाता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आगे हम देखते हैं, वन क्या अन्य शिक्षण विधियों के साथ मिलाकर परिचर्चा का उपयोग किया जा सकता है, यानी डिस्कशन। ये डिस और विधियां जैसे टीचिंग की हम यूज करते हैं, आपकी हो गई मॉडल, है ना, प्रोजेक्ट मेथड हो गई, ऑब्जर्वेशन, तो क्या बाकी विधि के साथ साथ किया जा सकता है डिस्कशन? बिल्कुल। यदि आप कोई और विधि उपयोग कर रहे हैं कक्षा में, उसके साथ साथ आप डिस्कशन भी करा सकते हैं। इसको नहीं लिए ये नहीं है कि ये बिल्कुल अलग विधि है, इसको हम किसी के साथ मिलाकर नहीं यूज कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्कशन मेथड कर सकते हैं उपयोग, क्योंकि ये अधिक प्रभावी होगा। जितना अधिक डिस्कशन होगा बच्चों के बीच में, शिक्षकों और बच्चों के बीच में, तो उतना ही अधिक नई नई चीजें बच्चों को पता चलेंगी। वर्ष के दौरान एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ और दस्तावेज क्या है? वर्ष के दौरान जो है महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज क्या रहता है? लंच के समय, ब्रेक का समय, हालांकि रहता तो है लेकिन हमें लिखना नहीं है, ये नहीं है हमारे लिए। लंच का ब्रेक नहीं माना जाएगा। शेड्यूल जो है, असेंबली का शेड्यूल नहीं है। अनौपचारिक कर्मचारी बैठक, ये भी नहीं है। तो सही उत्तर है हमारा कि द स्कूल टाइम टेबल। स्कूल का जो टाइम टेबल है वह एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कहलाता है साल भर के लिए आपका, कि किस समय कौन सा पीरियड लगना है, कितने मिनट का रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग तो हम अपना लेसन प्लान करते हैं। पाठ योजना तभी तो बनाएंगे कि 40 मिनट की बनाना है, 40 मिनट का पीरियड है, आपके ब्लॉक पीरियड है, 2 पीरियड है, उस हिसाब से लेसन प्लान बनाएंगे। राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आगे हम देखते हैं, अधिग्रहण, अधिगम भ्रमण, यानी हम क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, लर्निंग विजिट। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं लर्निंग विजिट से। तो कार्यक्रम की योजना बनाते समय हमें क्या याद रख लेना है कि स्थल पर गतिविधियों का चयन ना करें, बहुत गलत बात है। गतिविधियों का तो चयन हम करेंगे ही। कोई रास्ता ही तय ना करें, बिल्कुल गलत है। एक बार में ही भ्रमण में बहुत अधिक सीखने का प्रयास ना करें, और कार्यपत्रक ना तैयार करें। तो एलिमिनेशन मेथड से भी हमें ऑप्शन सी नजर आता है। और वैसे भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल हमें सब कुछ जान लेना है, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस देंगे तो बच्चे भाई एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बच्चे जो हैं सहज रूप से जितना सीख पाए, और साथ साथ में उनका एंजॉयमेंट होता रहे, सीख, यानी देख करके ऑब्जर्वेशन के थ्रू बिना बोर हुए जितना सीख जाए उतना ही ठीक है। बट हमें ये नहीं कहना कि बहुत ज्यादा सीख जाए पूरा ही एक बार में। इसलिए उत्तर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र जो है, आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल की लहरें हैं। सबसे छोटा जो है, सबसे निचला जो कहलाता है भूमंडल। यही हर प्रकार की जो है जलवायविक गतिविधियां यही होती हैं। और एरोप्लेन इसलिए कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पर जो है मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है बादलों के ऊपर। जब आप कभी एरोप्लेन में बैठेंगे, मुझे हालांकि मौका मिला है, जब आप ऊपर उड़ते हैं तो नीचे ऐसा लगता है बिल्कुल कॉटन की कोई किसी ने परत बिछा दी हो, गद्दे डले हो नीचे बिल्कुल व्हाइट कलर के। तो बादलों के ऊपर उड़ता है वो, आसमान बिल्कुल साफ और स्वच्छ दिखता है ऊपर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया है? मतलब कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट करना है हमें, डिडक्शन, तत्परता और समन। तो वैसे तो दोनों हैं, आप इसके बारे में बता दूं, तब प्रिपेयर्डनेस आपको पता चल गया होगा कि आपदा पूर्व तैयारी, आपदा आने वाली है उसके पहले हमारी पूरी प्रिपेयरनेस हो कि हमें क्या बचाव कार्य करने हैं। और समन क्या कहलाता है? आपदा को पूरी तरह से कम कर देना, कि फ्यूचर में वो आपदा आए ही ना, ये आए तो सबसे कम आए। ये आपदा आने की तैयारी है कि आने पर क्या उपाय करेंगे, और शमन तैयारी है कि आपदा जो है कम से कम आए, या ना ही आए तो ही बेहतर है। जैसे इसका एक एग्जांपल बताऊं, कि जैसे नदियां कहीं बहुत अधिक बाढ़ आ रही है, वहां जो है बहुत बड़ा कोई डैम बना दिया गया, ताकि उसका पानी कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाए, सिंचाई के भी काम आ जाएगा, और आसपास के जो क्षेत्र हैं उस बाढ़ से बच जाएंगे। आई होप जो है आपका क्लियर हो गया होगा। और प्रिपेयर्डनेस मतलब वहाँ हॉस्पिटल ऐसे खोले जाएं, पोर्टेबल हॉस्पिटल हो, आपदाई तुरंत जो है वहां पर उनको इलाज के लिए आ जाए। ये छोटे छोटे ऐसे शरणार्थी गृह कहलाते हैं, शरण स्थल, ताकि आपदा के क्षेत्र में जो आदमी है, व्यक्ति हैं, तो उनको तुरंत यहाँ जाकर ट्रांसफर कर दिया जाए। आई होप जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अपरद के छोटे छोटे कणों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरद क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोई जैसे मृत पदार्थ। और मृत पदार्थ किसके हो सकते हैं? कोई कार्बनिक पदार्थ हो, कार्बनिक पदार्थ हो, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां भी हो सकती हैं, टहनियां हो सकती हैं, जड़ें, इवन जानवर भी हो सकते हैं मरे हुए। तो ये मृत पदार्थ जो हैं वो डेट्राइट्स कहलाते हैं, और इनके टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। ये याद रख लेना है, डिकम्पोजिशन। और अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका वही बैक्टीरिया, कवक आकर के इसका क्या करेंगे? अपघटन, मतलब जो है बहुत इसको खत्म ही कर देंगे पूरा। खंडन, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं उसको, आपने पढ़ा होगा कि कोई जीव है उसको यदि हम तोड़ दें तो अलग अलग जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे अमीबा आपको पता होगा, इवन पेड़ पौधों में भी रहता है। अलग अलग पेड़ की अलग अलग तोड़ के जो है जमीन में लगा दें तो अलग अलग पौधे का निर्माण हो जाता है, उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी एकीकरण के एश्योर मॉडल में ए का पूर्ण रूप क्या है? आईसीटी जो यूज करते हैं हम क्लास में टेक्नोलॉजी का पढ़ाने के लिए, एश्योर मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन सभी का एश्योर मॉडल का मतलब हर एक अलग अलग एक फुल फॉर्म है। ए का फुल फॉर्म क्या है? एनालाइज लर्नर, इसका ये फुल फॉर्म है। पहले मतलब शिक्षार्थी का विश्लेषण हमें करना है कि बच्चों का लेवल किस तरह का है। बच्चों का लेवल बिना जाने हम नहीं सेलेक्ट कर सकते कि आईसीटी किस तरह का हमें उपकरण यूज करना है। एस का मतलब है स्टेट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमें निर्धारित करना है कि आईसीटी का हमारा यूज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। बच्चों को हम क्या जो है लक्ष्य निर्धारित करें कि बच्चे क्या सीखेंगे आईसीटी का यूज करने से। अगला जो है सिलेक्ट मेथड। मेथड मतलब आप कौन सी मीडिया यूज कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज करना है, ये आप यूज करेंगे। मटेरियल इसमें सिलेक्ट करना है। आगे यू का मतलब है यूटिलाइज। ऐसा आपको यूज यूज करना है कि उसका यूटिलाइज हो जाए, इसका जो आप मीडिया मटेरियल यूज कर रहे हैं आईसीटी के तहत। आर का मतलब होता है रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन। रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन मतलब सारे बच्चे जो हैं प्रतिभाग करें उसमें, जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हैं या आईसीटी का यूज कर रहे हैं। आखिरी जो है ई है। ई का मतलब इवेल्युएशन, आपको पता है हमें क्या करना है, उसका मूल्यांकन भी करना है। आई होप जो है ये आपको एकदम अच्छे से लिख लिख करके याद कर लीजिए ताकि पेपर में आए तो ये जो है गलत ना हो। इसके पहले एक और बता दूं, बहुत लोग हैं जैसे कमेंट आ रहे थे कि आप इसको लाइव क्लास लीजिए। तो लाइव क्लास लेने का एक तो मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं कहीं बोर्ड में पढ़ा सकूं, कैमरा नहीं है, सेटअप नहीं है। तो ये हो सकता है, हालांकि एक ये तरीका हो सकता है कि इसी तरह जैसे मैं ये क्लास लाइव पढ़ा सकूं, लेकिन लाइव क्लास में मुझे एक ये दिक्कत लगती है। आप ये देखिए अभी मैं 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मुश्किल से 30 से 35 मिनट में पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। बट लाइव क्लास में क्या होता है कि देखो बहुत सारे सिंपल बता दूं, बहुत सारे लोग तो आधे जवाब यही देने में लग जाएगा कि वैकेंसी कब आएंगी, ये कब आएगा। दूसरा वहां बहुत सारे नाम लेने पड़ते हैं कि, है ना, यानी एक एक से बात करेंगे तो वो जो है 30 ही क्वेश्चन आपके 1 घंटे में हो जाएंगे। और एक चीज मानिए, आप भले ही कितनी सारी वीडियो देख लीजिए, हर चीज आपको पता है कि तैयारी कैसे करनी है, और वैकेंसी जब आनी है तो आनी है, यानी जो रूल बुक आनी है। कोई वहां आयोग का आदमी थोड़ी यहाँ पर बैठा है। और आयोग जो है इतनी गोपनीय जानकारी जल्दी बताता भी नहीं किसी को। वो तो सीधे एकदम सरप्राइज देता है कि एक रात में आ गया और सबको पता चल जाए। और एक चीज पता भी तो है आपको कि वैकेंसी तो आने ही वाली है, वो तो आएंगी ही, है ना। हो सकता है 1 आध महीने डिले हो जाए, लेकिन आएंगी ये पता है। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, और बाकी हर चीज आपको पता है कैसे, क्योंकि पढ़ाई का कोई आपका शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। हम लोगों ने भी पढ़ा है, जो सक्सेसफुल हैं वो भी पढ़े, मतलब पढ़ाई करी डिटेल में। और पहले से तैयारी करी, पूर्व तैयारी। एग्जाम अभी आया नहीं है और यही तैयारी काम में आएगी, क्योंकि इस समय आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, दिमाग में लोड नहीं है। क्योंकि जब आपका पेपर आ जाएगा ना, सिलेबस, तब भी आप तैयारी करेंगे, लेकिन आपको साथ में एक झंडू बाम रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी टेंशन भी होने लगती है कि अभी लो हिंदी बचा है, इंग्लिश बचा है। सही तरीका ये है कि एक एक सब्जेक्ट अपना निपटाते जाओ, ताकि कॉन्फिडेंस आए। टेंशन को आप अपने कॉन्फिडेंस में बदलिए, तो आपका सब सही हो जाएगा। गलत होते हुए भी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। यदि आपके दिमाग में टेंशन रहेगी तो सही वाले भी गलत हो जाते हैं। थोड़ा सा मैंने ज्ञान दे दिया, टाइम तो वेस्ट कर ही दिया मैंने, लेकिन थोड़ा सा काम की चीजें थी आपकी। और हर वीडियो में मैं बोलता नहीं हूँ ये, इसलिए मैंने बोल दिया। और आज की वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था।
तो आखिरी प्रश्न ये है कि हमें ये बताना है कि कौन सा परीक्षण पद वस्तुनिष्ठ पदों के प्रकार हैं। मतलब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, तो इनमें से क्या है, सत्य सत्य वाले की बहुविकल्पी वाले। ये आपके चार ऑप्शन है। जो सही हो तो भैया कमेंट बॉक्स का बढ़िया से उपयोग करके इसमें फेंक देना, आप जो है जो भी आपको कमेंट करना है। लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि थोड़ी मेहनत तो लगती है ना, और शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों के भी इसमें हेल्प हो सके। अब इसके बाद हम कल का भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने कल पढ़ा हुआ है। कल का प्रश्न था कि जो सतत व्यापक मूल्यांकन है, व्यापक के बारे में मैंने कहा है कि हर क्षेत्र को कवर करता है। व्यापक का मतलब उसके हर एक डोमेन को कवर करना। इसके बारे में कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। इसका जो सही उत्तर है, प्रकृति में व्यापक मूल्यांकन एक व्यापक है क्योंकि भावात्मक प्रेरणा क्षमताओं को अस्वीकार करता है। देखो गलत हो गया, इस सबको स्वीकार करता है, केवल संज्ञानात्मक डोमेन पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यही तो गलत हो गया। ये एक डोमेन को ध्यान नहीं देता है। जो पढ़ाई के हर एक डोमेन है, साइकोमोटर, कॉग्निटिव डोमेन, और आपका स्पिरिचुअल भी हो गया है, और आपका फिजिकल हो गया, हर तरह का डोमेन जो है इसमें कवर होता है आपका। तो ये कहना बहुत गलत है कि भाई केवल इस संज्ञानात्मक डोमेन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। प्रश्न भी हमारा यही था, इसके बारे में कौन सही नहीं है। आई होप आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जरूर लाइक करिए। तो सब मैंने बोल ही दिया है, आप लोग कर ही दोगे, बहुत अच्छे लोग हो आप लोग। और लगातार तैयारी करते रहिए, बहुत सारे लोग हैं लगातार, मैं देख रहा हूँ कमेंट करते हैं, यानी हाँ लगातार हमारी वीडियोस जो है देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा ही क्योंकि वीडियो देख रहे हैं आप लोग। और इसी तरह तैयारी जो है आप बनाए रखिए, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।